नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे फूड ऑप्शंस बताना चाह रहा हूं जो आप अगर अकेले घर में रहते हैं, ट्रैवल करते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं और वो बहुत पौष्टिक और एनर्जेटिक हैं। पहली मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपको जो है धीरे धीरे करके प्रयास ला के जो है अपनी 30% डाइट जो है वो एटलीस्ट रॉ करनी चाहिए। रॉ का मतलब है ना पका हुआ खाना, जैसे फ्रूट सलाद, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें। बट आप शुरुआत 10% से कर सकते हो, धीरे धीरे उसको 30% पे ला सकते हैं, क्योंकि पका हुआ खाना जो है बॉडी में थोड़ा सा इनर्शिया, थोड़ा सा लेजीपन लाता है। जितना आप नॉन पका हुआ का कॉम्बिनेशन उसमें साथ में मिलाएंगे, मैं नहीं कह रहा पका हुआ खाना जरूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन में नॉन पका हुआ खाना करते हैं और फ्रेश खाते हैं तो आपको जो आप देखेंगे आप ज़्यादा एनर्जेटिक और लाइट फील करेंगे। जो ये 15 ऑप्शन है सारे जो है मैं ट्राई करता हूँ ना रेगुलर बेसिस, एंड मैं खुद भी अकेले रहता हूँ, मेरे यहाँ कुक आती है, बट बहुत बार मैं खुद भी बनाता हूँ और मैं बहुत बार ट्रैवल भी करता हूँ, तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है मुझे उस तरह से काम आते हैं। 15 में से हर ऑप्शन को बताते समय मैंने ये भी ध्यान रखा है कि उसके साथ क्या एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपको कोई जो है इशू ना हो। तो ये है मेरी 15 की रिकमेंडेशन। तो सबसे पहला है आपको जो सोक्ड या भिगोई हुई मूंगफली या ग्राउंडनट खाना चाहिए। तो जैसा कि मूंगफली जो बहुत अच्छा प्रोटीन रिच है, एंड मूंगफली एज कम्पेयर टू दूसरे ड्राई फ्रूट थोड़ी सस्ती भी होती है। मूंगफली में भिगोने का दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो पहले भिगोना जरूरी है, क्योंकि मूंगफली में एक कफ प्रोड्यूसिंग एलिमेंट होता है, अगर आप भिगोते हैं तो वो चला जाता है। 6 से 8 घंटे भिगोनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं भिगो देनी चाहिए, लाइक 12-15 घंटे। अगर आप बहुत ज़्यादा भिगोते हैं तो थोड़ा स्प्राउट हो जाएगा, जो कि आपके लिए सही नहीं है, और अगर आप कम भिगोते हैं तो कफ प्रोड्यूसिंग एलिमेंट जाएगा नहीं। तो 6 से 8 घंटे या मे बी 10 घंटे, इस तरह की रिकमेंडेशन जो है सही है। और दूसरी चीज़ है कि मूंगफली बहुत बार मार्केट में ख़राब आती है, तो आपको जो है कोई ऑर्गेनिक मूंगफली ब्रांड लेनी चाहिए। तो अगर 2 ब्रांड मुझे रिकमेंडेशन देनी हो तो मैं ऑर्गेनिक तत्व और ईशा लाइफ को रिकमेंड करूँगा। इनकी मूंगफलियाँ जो हैं वो काफ़ी साइज़ में और टेस्ट में अच्छी होती हैं, और आप देखेंगे अगर आप मूंगफली भिगो के खाएंगे तो आपको, और ये वाली ब्रांड की मूंगफलियाँ खाएंगे या कोई भी ऑर्गेनिक अच्छी मूंगफली खाएंगे तो बहुत स्वीट और ऑलमोस्ट बादाम जैसी लगेगी। तो ये है मेरी पहली रिकमेंडेशन। दूसरी रिकमेंडेशन मेरी है सोक्ड ड्राई फ्रूट्स। तो आप काजू, बादाम, अखरोट और दूसरे तरह के ड्राई फ्रूट्स को भी जो इसी तरह से भिगो के खा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक बादाम के लिए रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप बादाम को भिगो कर खाते हैं तो उसका छिलका जो उतार देना चाहिए, क्योंकि जब बादाम को भिगोते हैं तो उसके छिलके में जो है कुछ और एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं, तो छिलका उतारने से हट जाते हैं। तो दोस्तों मेरी थर्ड रिकमेंडेशन है फ्रूट्स। बनाना जो आपने देखा काफ़ी एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन खाते हैं। केला बहुत आसानी से उपलब्ध भी होता है और खाने में भी आसान होता है, ज़्यादा काट फाट नहीं करना पड़ता। वरना आप कोई और भी जो है नेचुरल, जो भी आपके आसपास फ्रूट मिल रहा है, सीजनल फ्रूट आप जो है ले सकते हैं। अगर बड़ा केला है तो 1 केला काफ़ी होता है, अगर आप छोटे केले तो आप 2 या 3 केले भी खा सकते हैं। सो मेरे लिए जनरली अगर मेरे को एक ठीक ठाक हैवी ब्रेकफास्ट करना है या ब्रंच करना है, तो बहुत बार जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सोक्ड मूंगफली विथ थोड़े से ड्राई फ्रूट, मूंगफली ज़्यादा, थोड़े से ड्राई फ्रूट और एक केला, ये मेरे लिए इनफ होता है बहुत बार जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। अगर आपको थोड़ा और हैवी करना है तो आप साथ में इसके कुछ चीज़ें भी कुछ और जो है ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप दूसरे फ्रूट भी ले सकते हैं। सो फ्रूट में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या सीजनल है, क्या सीजन का फ्रूट बेस्ट है, एंड सेकेंडली अगर आपको कोई ऑलरेडी इशू है, बीमारी है, तो क्या आपको नुकसान कर सकता है। एग्जाम्पल आपको पता है कि केला जो अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, हर किसी को नहीं बट काफ़ी लोगों को कर सकता है। देन अगर आप आम जो है, गर्मियों में आम बहुत ज़्यादा खाते हैं और ऑलरेडी आपको फोड़े फुंसी की समस्या है तो वो उसको बढ़ा सकता है। अगर आपका पेट ऑलरेडी ख़राब है, आप तरबूज ज़्यादा खा लेते हैं तो और पेट को ख़राब कर सकता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपको सीजन वाइज अपने बॉडी के हिसाब से जो है ध्यान रखनी चाहिए। आप केला और ग्राउंडनट और ड्राई फ्रूट और इन सब का जो है आप शेक भी बना सकते हैं, थोड़ा पानी या दूध के साथ मिला के, अगर आपको उस तरह से पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है रेदर देन इंडिविजुअली खाने में। देन मेरा 5th रिकमेंडेशन है कि सलाद के आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियो हैं, जैसे एक वीडियो में यहाँ पर भी रिकमेंड कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ, जहाँ पर कि अच्छे अच्छे सलाद के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, जैसे कैरेट हनी सलाद, लेट्यूस ओरिएंटेड सलाद। तो सलाद में क्या कि आप थोड़ी सी नेचुरल ड्रेसिंग करें, जैसे हनी या फिर कोई और चीज़। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत केमिकल नहीं डालने चाहिए। तो आप सलाद कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो बहुत क्रंची और खाने में बढ़िया लग सकते हैं। तो मेरी जो 5वीं रिकमेंडेशन है वो है कि आप सलाद का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखिए, मैं सलाद का कॉम्बिनेशन के लिए मैं खुद तो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो जो डायरेक्टली फ्रूट और ड्राई फ्रूट का कॉम्बिनेशन ही काफ़ी इनफ रॉ हो जाता है सुबह के लिए। लेकिन अगर कभी कभी कहीं बाहर मिल जाता है, मैं कहीं पर जाता हूँ तो मुझे बहुत जो है सलाद का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। पर आप थोड़ी सी मेहनत और करना चाहते हैं तो आप सलाद का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं।
देन दोस्तों छठा ऑप्शन है स्प्राउटेड मूंग। तो स्प्राउटेड मूंग में एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो स्प्राउट होता है वो जिस तरह से आप स्प्राउट करते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर सही है। अगर वो बिल्कुल आधा सेंटीमीटर है या फिर वो 2 सेंटीमीटर है, बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, तो दोनों ही केस में वो आपको जो एसिडिटी कर सकता है। सो आपको जो है अगर आप देखिए या तो स्प्राउट हुआ ही नहीं, मूंग आपने भिगोया है, तो आप बेस्ट है कि आप उसको स्टीम या उबाल के हल्का लाइट स्टीम या लाइट उबाल के जो आप खा लें। अगर वो स्प्राउट हुआ है बट अगर उसकी साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, देन अगेन रिकमेंडेड है कि आप उसको हल्का फ्राई या फिर बॉईल करके खा लें। लेकिन अगर बिल्कुल ही सही ऑप्टिमम 1 से 1.5 सेंटीमीटर का ही स्प्राउट है तो आप उसका एज इट इज़ भी स्प्राउट को जो है खा सकते हैं। तो हर जो चीज़ स्प्राउट करने का जो है मेथड, टाइमिंग और कितना उसको कपड़े में रखना है, कितना पानी में रखना है, सीजन वाइज भी कि कितना, जब गर्मी सर्दी आपने देखा अलग होता है। स्प्राउट थोड़ा इटरेटिव प्रोसेस है, तो आप जो नेट पे बेस्ट रिकमेंडेशन देख सकते हैं हर चीज़ को स्प्राउट करने की। एंड साथ में आपके घर पे आप जिस तरह से कर रहे हैं, क्या टेम्परेचर है आपका, किस देश में रह रहे हैं, किस वेदर में है, वो भी थोड़ा डिपेंड करता है। तो सातवां ऑप्शन है जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट है, जो एक्चुअली मैं नाश्ते में तो कभी कभी बनाता हूँ बट ज़्यादा मैं जो रात में जब मेरे को हल्का खाने का मन होता है तब बनाता हूँ, वो है मूंग दाल चीला। और कभी कभी मोठ एक दूसरी दाल होती है तो मूंग मोठ दाल का कॉम्बिनेशन चीला। इसका कभी कभी मैं प्लेन बनाता हूँ और कभी कभी मैं वेजिटेबल में कॉम्बाइन कर देता हूँ, जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, गाजर, इस तरह को बहुत ग्राइंड करके मिक्स कर देता हूँ। सो इसमें आपको जो है आपको थोड़ी सी हो सकता है प्रैक्टिस लगे, अगर आप प्रैक्टिस लगे, बट अगर आप जैसे नॉर्मल तवे पे बना रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक तवे पे बना रहे हैं तो फिर भी आसानी से बन जाएगा। इसमें आपको जो है आप या तो फिर जो है दाल को पीस के रख सकते हैं और उसके साथ में जो घोल बनाएं और घोल में सब्जियां डालें या प्लेन बनाएं और थोड़ा मसाला अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपके पास जो है आटा नहीं है, इन सब का आटा नहीं है, तो आप क्या दाल को भिगो सकते हैं। जैसे आप मूंग दाल को जो है रात भर भिगो सकते हैं और उसको सुबह जो है पीस लेते हैं, तो वो भी जो है मूंग दाल का जो है घोल जो है बन जाएगा। तो मूंग दाल चीला इज़ वन ऑफ माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, और उसमें आप टेस्ट के लिए जो है थोड़ी सब्जियां, धनिया पत्ता और इस तरह की चीज़ें जो है डाल सकते हैं। देन 8th रिकमेंडेशन है, इसी तरह से जो आप जैसे मूंग दाल चीला की जगह रागी डोसा भी बना सकते हैं। रागी एक मिलेट है और बेटर रहती है। रागी ये कि थोड़ी सॉफ्ट होती है, अगर आपके साथ उसको अगर आप तो आप बनाएंगे तो चीला काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। आप सोचेंगे क्रिस्प बन जाए, तो ऐसे वो होगा नहीं रागी डोसा या रागी चीला। तो आप उसमें थोड़े से सूजी भी आप मिला सकते हैं, या आप नेट पर रिकमेंडेशन देख सकते हैं कि रागी चीला या डोसा बनाने को बेस्ट रिकमेंडेशन जो है क्या है। अब हम 9th ऑप्शन पर आते हैं जो कि वन ऑफ माई अगेन फेवरेट्स है, वो है दालें। सो हम वेजिटेरियन लोग खासकर इंडिया में गलती करते हैं कि हम ना 1-2 दाल पे ही फिक्स हो जाते हैं, मैक्सिमम में भी 3 दाल, मूंग, अरहर और मसूर, और इन्हीं दाल को हम घूम फिर के जो खाते रहते हैं। हमें दालों की वैरायटी थोड़ी ज़्यादा खानी चाहिए। तो अगर हम जैसे हफ्ते में 7 दिन है तो हमें 7 दिन जो है एटलीस्ट 4-5 वैरायटी ऑफ दाल खानी चाहिए। और कभी कभी हमें मिक्स दाल भी बनानी चाहिए, 2-3 दाल मिला दी। जैसे मैं अरहर, मूंग, मसूर बहुत बार कॉम्बिनेशन में खा लेता हूँ। इसमें एक दाल की रिकमेंडेशन है जो कि हम भूल गए हैं और इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, जिसको कहते हैं कुल्थी की दाल और होसग्राम दाल। उसमें काफ़ी प्रोटीन और आयरन रिच होती है। आपने शायद सुना होगा कि जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी कुल्थी दाल जो काफ़ी रिकमेंडेड होती है। तो मैं कहूँगा कि आपको हफ्ते में जो है 2 बार ट्राई करना चाहिए, कुल्थी की दाल खानी चाहिए। तो कुल्थी की दाल की रिकमेंडेशन में 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कुल्थी जो है थोड़ी भारी होती है, उसे उसी तरह से पकाना है जैसे आप छोले को पकाते हैं। अब कुल्थी को जो आपको रात भर जो है भिगो देना है और उसके बाद जो है सुबह उसको जो जैसे आप आधा घंटा छोले को पकाते हैं उसी तरह से पकाना है। मैं तो जनरली एक ही बॉईल में जो है ग्रेवी वगैरह, टमाटर की ग्रेवी और मसाले डाल के जो है मैं दाल को पका देता हूँ। अगर आप पहले कुल्थी को बॉईल करना चाहते हैं और इसे ग्रेवी में डालना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली जो है प्याज, लहसुन वगैरह नहीं खाता हूँ, मैं टमाटर की ग्रेवी बना लेता हूँ और कोई और चीज़ें कुछ और उसमें डालना है जैसे मूँगफली वगैरह तो मैं डाल देता हूँ। बट आपकी मर्जी, आप एक ही बॉईल में एक ही साथ में कॉम्बिनेशन में जो है ग्रेवी बनाना चाहते हैं, आप अलग से बनाना चाहते हैं। बट कुल्थी की दाल मैं हफ्ते में 2 बार लेना पसंद करता हूँ। काफ़ी प्रोटीन, आयरन रिच होती है, थोड़ी भारी होती है, तो आप सुबह या दिन में ले तो बेस्ट है। रात में लेंगे तो भी आप ले सकते हैं, बट थोड़ी सी भारी प्रकृति की होती है कुल्थी की दाल। तो कुल्थी की दाल के अलावा अरहर, चना, मसूर, मूंग और दूसरी तरह की दालें भी आप रेगुलरली जो है आप ले सकते हैं। दालों के लिए रिकमेंडेशन है कि आप उसको भिगो के बनाते हो तो ज़्यादा बढ़िया बनती है। अरहर की दाल, मूंग मसूर की दाल भी अगर आप 15-20 मिनट भी भिगो देते हैं तो उसका टेक्सचर जो है, फ्लेवर काफ़ी सही आता है। साबुत मूंग की दाल तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा भिगोएं 2-3 घंटा तो और ज़्यादा बढ़िया वो बनती है। 10th ऑप्शन है मेरा लेग्यूम्स, जैसे चना हुआ, तो काला चना, सफ़ेद चना, आप ये है तो इनको भी आपको जैसे पता हो पूरी रात भिगोना होता है और सुबह जो आप उबाल के खाते हैं। अगर आप अगेन मैं तो साथ में ग्रेवी बना लेता हूँ, आप उसको जो अलग से उबाल के जो अलग से भी ग्रेवी बना सकते हैं। 11th ऑप्शन है जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है, वो है किनोया।
सो किनोआ की आप रेसिपी नेट पे बहुत सारी देख सकते हैं, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें किनोआ के लिए रिकमेंडेशन दूंगा स्ट्रॉन्ग कि मैं कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले तो किनोआ को आप जो है प्लेन आपको 2 बार तो रिंस अच्छे से करना चाहिए। जो भी आप किनोआ लेते हैं उसको, उसके पैकेट पर भी लिखा होता है कि आप किनोआ को जो है अच्छे से जो है धोएं थोड़ा पानी में। उसके बाद जो है किनोआ के लिए ऐसे आपने देखा नेट पर बहुत जगह लिखा होगा 2 गुना पानी ले जितना किनोआ है। मेरी रिकमेंडेशन 2.5 गुना पानी की रहेगी। अगर आप 3 गुना पानी में डालते तो हो सकता है थोड़ा गीला बने, बट फिर भी सही रहेगा, क्योंकि किनोआ जो है जितना पकना चाहिए तो किनोआ पकने में आराम से 30 से 45 मिनट लेता है। अगर आप एक आदमी के लिए 2 आदमी के लिए बना रहे हैं और आपके पास भगोना है, बर्तन है, तो किनोआ जो है अगर आप उसको पूरा नहीं पकाते हैं तो क्या होता है कि वो पूरा जितना उसके जैसे एक वाइट दाने टाइप सा निकलता है, स्प्राउट जैसा निकलता है, वो नहीं निकलता है और वो आपके पेट के लिए भारी पड़ सकता है, आपको इशू कर सकता है। जब हम इस तरह की नई चीज़ें भी हम अपनी डाइट में लाना की कोशिश करते हैं, और मेरे को फ्रीक्वेंटली केसेस ऐसे सुनने को मिल जाते हैं कि जो भी आपने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, जैसे मिलेट इंट्रोड्यूस किया, बट आपने उसको सही तरीके से पकाया नहीं, खाया नहीं, तो उल्टा आपको पेट दर्द हो गया या कुछ और इशू हो गया। तो किनोआ को जो है मैं कहूँगा कि 2.5 गुना पानी तो लेना ही चाहिए। 2 गुना पानी मुझे कम लगा, 2.5 गुना पानी है, थोड़ा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसमें आपको उबालना चाहिए। आप शुरुआत में सिर्फ नमक, काली मिर्च, हल्दी डाल सकते हैं, सिर्फ नमक डाल के किनोआ बना सकते हैं। बाद में आप उसको सब्जियों के साथ फ्राई करके किनोआ पुलाव या किनोआ उपमा भी बना सकते हैं। नहीं तो आप प्लेन किनोआ को साथ में दूसरी सब्जी डाल के खा सकते हैं। कुछ भी नहीं तो सिर्फ प्लेन किनोआ में घी डालेंगे या सिर्फ प्लेन किनोआ ऐसे भी खाएंगे तब भी वो अच्छा लगता है। देन एक मेरा 12th ऑप्शन है वेज खिचड़ी। तो कभी कभी जो मुझे लाइट खाने का मन होता है तो मैं खिचड़ी खा लेता हूँ। तो वेजिटेबल खिचड़ी में यह है कि मैं दाल चावल, जनरली मूंग दाल, जो कि छिलके वाली मूंग दाल हो सकती है, कभी पीली मूंग दाल होती है, उसको मैं चावल के साथ भिगो लेता हूँ। और साथ में जो है कुछ टमाटर या कुछ सब्जियाँ जो भी उस समय अवेलेबल है जैसे वो भी थोड़े डाल देता हूँ, या कभी कभी प्लेन खिचड़ी भी खाता हूँ। और जनरली एक ही कुकर में रख के जो है उसको 2 सीटी या 3 सीटी में जो है आपकी जो है खिचड़ी बन जाती है। बट इसमें भी खिचड़ी में जितना आप दाल को, अगर आप दाल चावल का कॉम्बिनेशन आधा घंटा भिगो देते तो खिचड़ी जो है बेस्ट बनती है। आप खिचड़ी में जो है दालों का कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। तो खिचड़ी में आप जो है जनरली मूंग दाल से बनती है क्योंकि पेट के लिए हल्की रहती है, और अगर आप बीमार है, पेट खराब है तो बेस्ट रहती है। बट आप मूंग के साथ मसूर भी डाल सकते हैं, और आप खिचड़ी में जो है अरहर भी डाल सकते हैं। तो अरहर, मूंग, मसूर, इन तरह की दाल का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बट उनको भिगोना जरूरी है वरना वो उतना जल्दी आसानी से पकेगी नहीं। 13th रिकमेंडेशन है उपमा। उपमा जो है, उपमा की बहुत रेसिपी है नेट पे, मैं आपको बहुत रेसिपी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट उपमा मेरा वन ऑफ पर्सनल फेवरेट है। और मैं उपमा में जनरली थोड़ा शिमला मिर्च, मटर और गाजर को बहुत अच्छे से पीस के जो ग्राइंड करके डाल ना बनाना पसंद करता हूँ। तो उससे जो बहुत क्रंच टेक्स्चर जो ओवरऑल उपमा का जो बहुत बढ़िया आता है। तो उपमा इज़ वन ऑफ द माई रिकमेंडेशन। 14th रिकमेंडेशन है कि मिलेट्स। तो मिलेट्स जो है हमें, जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी WHO भी कहता है, बहुत सारे साइंटिस्ट भी कहते हैं कि आपको धीरे धीरे जो है हम इंडियंस को जो है आटा और राइस, यानी कि जीरो करना चाहिए, बट कम करके मिलेट्स पर शिफ्ट होना चाहिए। बिकॉज जैसी लैंड है और जैसे हम एनवायरनमेंट में और हमारे बॉडी के लिए भी जो मिलेट्स आर बेटर। तो रागी, जवार, बहुत सारे तरह के मिलेट्स आते हैं। इसमें यह है कि मिलेट्स में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको कैसे पका रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो आटा कितना पुराना है, क्या है, आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं का आटे की एक सर्टेन लाइफ लेंथ होती है, बट अगर आप कोई दूसरा आटा ले रहे हैं, कोई और मिलेट्स का आटा बना रहे हैं, तो हो सकता है उतने महीने नहीं चलेगा, उसकी लाइफ लेंथ लाइक लॉन्गेविटी जो है कम होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और कोई मिलेट है, कोई बनाने के लिए आपको भिगोना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए कि मिलेट के बनाने की बेस्ट रेसिपी क्या है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप मिलेट्स आप नए इंट्रोड्यूस करते हैं और आप उनको बेस्ट तरीके से नहीं खाते हैं और उसमें कोई दिक्कत होती है, तो आपको जो कोई और हेल्थ इशू हो सकता है, जो कि मैंने 2-3 केसेस में खुद पर्सनली सुना है। लोगों ने मिलेट इंट्रोड्यूस तो की है लाइफ में, बट वो सही प्रोसेस से नहीं पका है, तो इशू कर गए। तो आप जो मिलेट की जो बेस्ट रेसिपी देखिए, और लेकिन मिलेट को आप आटे के साथ मिला के जैसे रोटी वगैरह में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स और सब्जी। तो मुझे पर्सनली जो है जैसे शिमला मिर्च पनीर का कॉम्बो, या फिर जैसे ब्रोकली या शिमला मिर्च पनीर ब्रोकली, इस तरह के, मैं आलू खाता हूँ बट थोड़ा आलू कम खाता हूँ। आलू थोड़ा, अगर आपको पता, अगर आलू योगा के हिसाब से थोड़ा राजसिक में आता है, तो आलू जो है एज सच ज़्यादा खाओ तो वो आपको लेज़ी करता है। तो मैं आलू खाता हूँ बट थोड़ा कम खाता हूँ। तो इन जनरल जो है मैं वेजिटेबल्स को स्टिर फ्राइड करके खा लेता हूँ एज इट इज़ ही, या कभी रोटी के साथ खाता हूँ। अगर मैं सुबह की बात करूँ तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि वेजिटेबल्स को आपको बॉईल नहीं करना चाहिए। अगर आप वेजिटेबल्स को बॉईल कर देते हैं तो क्या होता है कि उनका बहुत न्यूट्रिशन चला जाता है। कोई भी चीज़ को आप बॉईल करते हैं, ठीक है, दाल, चना और ये सब चीज़ें तो आपको बॉईल करनी ही पड़ती है, बट वेजिटेबल्स जो होते हैं उनको आप जितना बॉईल कर देंगे उनका न्यूट्रिशन चला जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप थोड़ा सा फ्राई करके, जो भी आपके हिसाब से मसाला डाल के, जो आपको स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स खाने चाहिए।
देन 16th ऑप्शन, अगर आप थोड़ा राइस लेना पसंद करते हैं तो राइस के मेरी एक रिकमेंडेशन है। राइस के मैं क्या ही बताऊं कि कैसे क्या बनाना चाहिए, सबको पता ही होता है। बट आप कुकर की जगह अगर आप ओपन पैन में राइस बनाएंगे तो बहुत खुला और अच्छा बनता है और टेस्ट भी अच्छा आता है और उसका टेक्स्चर खुलापन भी ज़्यादा आता है। तो मैं जनरली जो है एक ओपन पैन में मतलब ढक के मैं राइस बनाता हूँ रेदर देन उबाल के। देन मेरी 17th ऑप्शन है जो कि एक थोड़ा स्वीट ऑप्शन है, तो एज अ नेचुरल स्वीट भी हो जाता है, वो है डेट्स या खजूर। तो एक पर्टिकुलर कुछ आपको पता है, कुछ डेट थोड़ी हार्ड तो कुछ सॉफ्ट होती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 ऑप्शन जो है वीडियो में दिख रहे हैं, इमेज के दिख रहे हैं, तो इस तरह की डेट जो आप ले सकते हैं। मेरे को थोड़ी जो सॉफ्ट वाली डेट होती हैं जो वो थोड़ी ज़्यादा पसंद है, बट आप अपने हिसाब से थोड़ी डेट्स इंक्लूड कर सकते हैं। अब मेरी एक जो सजेशन और है कि अगर आपको किसी दिन हल्का ही खाना, आपको पता है कि आपका बॉडी उतना सही नहीं लग रहा, थोड़े से बीमार हैं या फिर जस्ट आपको हल्का खाने का मन है, तो क्या ऑप्शन है? सो सब्जियों में लौकी और तरोई जैसे लाइट रहती हैं। दालों में मूंग दाल जो लाइट रहती है, मूंग दाल चीला भी लाइट हो गया, किनोया भी लाइट ही रहता है। लास्ट में फ्रेंड्स मेरी कुछ रिकमेंडेशन है, जो मैंने सारे ऑप्शंस बताए तो हैं, बट और क्या चीज़ें एक्स्ट्रा थोड़ी खाने के प्रति ध्यान रखनी चाहिए वो मैं लास्ट में बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बॉइलिंग वेजिटेबल्स जो हैं उससे न्यूट्रिशन लूज हो जाता है। तो आपको जो है देखिए, ऑफकोर्स दालें, चने और लेग्यूम्स, लेंटिल्स और लेग्यूम्स को बॉईल करना पड़ता है, बट बाकी जो चीज़ें हैं आप जो है फ्राई करके खाएं, थोड़ा पका के खाएं, स्टीम करके खाएं, वो बेटर रेदर देन बॉइलिंग। ब्रेड कभी कभी तो ठीक है, बट ब्रेड जो है बहुत प्रोसेस्ड फूड है और मतलब हैवी मैदा है, तो आपको उतना रेगुलरली नहीं खाना चाहिए। इवन आप आटा ब्रेड भी खाते हैं तब भी उसमें काफ़ी सारे केमिकल होते हैं। मैं भी ब्रेड कभी कभी लेता हूँ, आसान और थोड़ा सेफ ऑप्शन लगता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बट ब्रेड आपको बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। देन आपको जो जूस पीना था, फ्रूट के जूस खुद बना के पी सकते हैं, बट जो पैकेज जूसेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा शुगर एंड दूसरे कलर्स एंड केमिकल्स होते हैं, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। देन आपको जो है फ्रेश खाना चाहिए, नॉन कुक्ड नहीं खाना चाहिए। तो योगा में कहा जाता है कि आप खाना बनाए 1.5 घंटे तक खा लें, बेस्ट है, नहीं तो आप 4 घंटे तक खाएं। इन वर्स्ट केस सिनेरियो आप जो है 8 घंटे तक खाएं। तो अब देखिए, मैं कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, सबके घर के सबके हिसाब से होता है, बट मैं ओवरनाइट आपको कुक्ड नहीं खाना चाहिए। मैंने देखा है काफ़ी जगह लोग जो है अगले दिन तक सब्जी को कंटिन्यू करते हैं, बट मैं पर्सनली तो सुबह का खाना सुबह और दिन तक और रात के लिए अलग बनाना ही पसंद करता हूँ। मेरा फ्रिज जो है जनरली कुछ भी कुक्ड फूड जो है उसमें पड़ा नहीं रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फ्रेश ही खाऊँ। अगर आप फ्रेश खाते हैं तो आपको वैसे भी इंटरनली महसूस बहुत फ़र्क हो जाता है। आप दाल एक सुबह की दिन तक भी खाते हैं, उसी में भी आपको अंदर ही आप फील करेंगे काफ़ी फ़र्क हो जाता है। देन आपका मील्स में गैप जो है मिनिमम 4 घंटे होना चाहिए। ऑप्टिमम तो ऐसे और ज़्यादा कहते हैं योगा में, लेकिन आपको जो है मील्स में गैप मिनिमम 4 घंटे होना चाहिए। अगर 8 घंटे उससे ज़्यादा गैप होता है तो बहुत सही होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग तब कही जाती है जब आप 16 घंटे उससे ज़्यादा गैप कर रहे हैं, तो मैं बीच बीच में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है कर लेता हूँ। आपको जो है खाना खाने के बाद ही जस्ट लेटना है, सोना नहीं चाहिए। इसके बहुत सारी वीडियो हैं, इसके क्या रीज़न है, हमारा बॉडी कैसा है, स्टमक का स्ट्रक्चर क्या है, बट बेस्ट डाइजेशन के लिए आपको जो है खाते ही जो है लेटना या सोना नहीं चाहिए। देन 7th थिंग इज, मैंने इतने सारे ऑप्शन दिए, मैंने चाय कॉफ़ी तो बोला नहीं, तो चाय कॉफ़ी जो है आपको जो है फर्स्ट थिंग एज अ मॉर्निंग जो हम इंडियन काफ़ी लोग लेते हैं, बहुत ही गलत चीज़ है। चाय कॉफ़ी एक तो एसिडिटी करती है एंड दूसरा खाली पेट लेने से और ज़्यादा परमानेंट एडिक्शन एंड इश्यूज़ बनाती है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप चाय कॉफ़ी लेते भी हैं तो थोड़ा उसको लिमिट करें और सेकेंड हाफ ऑफ द डे में लें। मॉर्निंग खासकर खाली पेट चाय कॉफ़ी जो है वो सही नहीं रहे, और खाने के जस्ट बाद भी चाय कॉफ़ी लेने से क्या होता है कि खाना पचाने के लिए जितनी एसिडिटी चाहिए ऑप्टिमम, वो आपका स्टमक बना रहा होता है। बट आप जब चाय कॉफ़ी लेते हैं तो आपका बॉडी जो स्टमक है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और वो इंडाइजेशन करता है। तो इसलिए आपको जो चाय कॉफ़ी जो है मील से मतलब लाइक सुबह सबसे पहली चीज़ भी अवॉइड करनी चाहिए एंड सेकेंडली जस्ट मील के बाद भी अवॉइड करनी चाहिए। जो आप लास्ट डिनर करते हैं उससे आपका सोने का गैप जो 3 से 4 घंटा होना चाहिए। अगर आपने बहुत हल्का भी किया तब भी मैं कहूँगा 2 घंटे का गैप तो होना चाहिए, लेकिन अगर आपने ठीक ठाक डिनर किया है तो 3 से 4 घंटे का गैप रिकमेंडेड है। और पॉसिबल है तो फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंडेड है डाइजेशन बेटर के लिए। अब वो दिन में आप कभी भी करें, जिस भी टाइम पे करें, तो बहुत लोग नाइट वॉक करते हैं इसी रीज़न से। सो वो फिजिकल एक्टिविटी जो है इट हेल्प्स इन डाइजेशन बेटर। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो बहुत कम खाते फिर भी वेट बढ़ जाता है, कुछ लोग जो बहुत खाते फिर भी वेट नहीं बढ़ता। ऑफकोर्स जेनेटिक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक रीज़न ये भी होता है कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो आप चाहे डाइट भी ज़्यादा लेते हैं तो भी वो बेटर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, कंज्यूम होती है और आपका वेट जो है नहीं बढ़ता है। सो ये मेरी रिकमेंडेशन थी। आप कोई भी क्वेश्चन या कुछ और चीज़ें जो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।